हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, साल चल रहा है 2023 का। आप हैं क्लास 12th में। सिलेबस आप सबका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बात है रिवीजन की। ज्यादा पेजेस होते हैं, चैप्टर लेंथी होता है। एक वीडियो में मैं 15 मिनट में या 10 मिनट में पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। आप मेरा साथ देंगे। फर्स्ट वीडियो फर्स्ट चैप्टर की इंडियन इकोनॉमी की हम बना चुके थे, और उसको अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाइएगा और फर्स्ट चैप्टर को अच्छी तरह देख लीजिएगा। Today we are going to discuss the second chapter of Indian economic development, which name is chapter second Indian economy between 1950 to 1990। यानी 1950 आजादी से लेकर एलपीजी पॉलिसी के आने से पहले का जो बीच के 40 इयर्स थे, उन 40 इयर्स में इंडियन इकोनॉमी किस तरह की थी। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमी। इकोनॉमी होता क्या है? द सिस्टम, द प्रोसेस, द एटमॉस्फेयर इन विच वी ऑल द पीपल लिव, अर्न एंड सर्वाइव। वो पूरा भौगोलिक क्षेत्र, वो सारी घटनाएं जिसमें लोग रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। द टोटल ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइंडली कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमी। इकोनॉमी होती कितने प्रकार की है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी? बेसिकली द होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप ऑफ इकोनॉमीज। द फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, इन विच इन हिंदी वी सेड द पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, an economy where all the things are controlled, owned and operated by the private sector just for the profitability motive. So what about the socialistic economy? An economy where all the things are controlled, owned and operated by the government sector, not for the profitability but for the social welfare। यानी एक ऐसा देश जहां पर देश के सारे साधनों पर देश की सरकार का अधिकार हो और वो जनता की भलाई और लाभ कमाने के मोटिव से जनता का साथ दे, वो सोशलिस्टिक होती है। और जहां पर सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में होती हैं, वो उस सेक्टर को, उस इकोनॉमी को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहा जाता है। तो व्हाट अस मीन बाय मिक्स इकोनॉमी? जहां पर दोनों सेक्टर्स क्लब हो, यानी जहां पर प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी के मोटिव से काम कर रहा हो और जहां पर गवर्नमेंट सेक्टर सोशल वेलफेयर के मोटिव से काम करे, ऐसी इकोनॉमी को क्लब करके भी से मिक्स इकोनॉमी। व्हाट इज द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम? जब भारत देश आजाद हुआ 1947 में, तो अलग अलग इकोनॉमिक्स की अलग अलग राय थी कि इंडिया किस तरह की इकोनॉमी पर चले, सोशलिस्टिक बने या कैपिटलिस्टिक बने। तो फाइनली अल्टीमेटली डिसीजन ये लिया गया कि भारत को हम मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम में रखेंगे, क्योंकि भारत को प्राइवेट सेक्टर की तरह प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ देने की भी आवश्यकता थी। साथ में भारत में पुअर लोग ज्यादा थे, बिलो द पॉवर्टी लाइन की संख्या ज्यादा थी, उनकी डेवलपमेंट की भी आवश्यकता थी। तो इंडियन इकोनॉमी को बनाया गया मिक्स तरीके से। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब कि देश के रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करना कि आने वाले कल में हमें रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है और कब करना है, उसका सिस्टमेटिकली प्लान बनाया। जैसे कि भारत में 1950 में, 1950 में इसके लिए भारत सरकार ने अलग से कमीशन बनाया जिसका नाम रखा गया प्लानिंग कमीशन। और इसके द्वारा भारत का पहला प्लान बना 1 अप्रैल 1951 से जो चला 1956 तक, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर बेस्ड था। उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान बना 1956 से लेकर 1961 तक, और अप टू सो भारत में 2012 से लेकर 2017 तक सबसे भारत का आखिरी यानी 12वां 5 ईयर प्लान बना था। क्योंकि 1 अप्रैल 2015 को नई सरकार ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया और उसके स्थान पे एक नए विभाग की स्थापना की जिसका नाम रखा गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। समझ में आ रहा है? पॉज करते जाओ वीडियो को और आसान चीजों को ना नोट्स बनाते जाओ बेटा, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया के जो 5 ईयर प्लान सेट किए गए, उसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव थे, विच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड आल्सो। द ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। चारों को कॉपी में नोट भी करते जाना बच्चों, समझ अब मुझसे लो। पहला ऑब्जेक्टिव सरकार का ग्रोथ था। ग्रोथ का मतलब द ग्रोथ इन द जीडीपी, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर के द्वारा हो, सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा हो या फिर टर्शियरी सेक्टर के द्वारा हो। द मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंक्रीज द जीडीपी डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर। The second objective was to modernization. Modernization means the updation of the technology, also the adoption of the advanced technology। भारत सरकार चाहती थी अथवा चाहती है कि भारत में काम करने वाले जितने भी हमारे पास मेथड्स हैं उनमें अपडेशन आता जाए और टेक्निक्स हमारी समय के साथ बिल्कुल न्यू होती चली जाए। सेल्फ रिलायंस, earlier we mostly were dependent on the foreign countries to import the goods। और इंपोर्ट करने के ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, जैसे फॉरेन करेंसीज का आउटफ्लो होता है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने 5 ईयर प्लान में ऑब्जेक्टिव बनाया कि भारत सेल्फ रिलायंट हो। इसका मतलब देश में प्रोडक्शन होगा,
तो देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसके साथ सरकार को टैक्सेस ज्यादा मिलेंगे और इसके अलावा भारत की जो फॉरेन करेंसी है उसका आउटफ्लो रुक जाएगा। देन इक्विटी, संविधान के अनुसार तो सारे लोग बराबर हैं, लेकिन अगर रियल में कास्ट, क्रीड, जेंडर आदि के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता था तो उसको रोका जाए और रिसोर्सेज को यूज करने का, मींस को यूज करने का सबको, भारत के नागरिकों को बराबर अधिकार मिले। ऐसे 4 गोल्स थे 5 ईयर प्लान के। इस 1950 से 1990 के दौर को अलग अलग सेक्टर्स में समझाया गया है। पहला सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर्स क्या थे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए भी हुए हैं। प्रोडक्टिविटी लो थी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट था, हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, आउटडेटेड फार्मिंग, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। अगर किसी स्टूडेंट को ना किसी भी फीचर का मीनिंग डिटेल में समझना हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वो मैं आपको अलग से समझा भी दूंगा, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द पॉलिसीज फॉर द ग्रोथ। यानी भारत सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के लिए कौन सी पॉलिसीज को अपनाया। इट कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, द लैंड रिफॉर्म्स एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म मींस द मेथड ऑफ एबॉलिशन ऑफ द इंटरमीडिएरीज। आप जानते हैं इंडिया में इंटरमीडिएरी सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम था, उसको खत्म करने का सरकार ने जो रिफॉर्म किया उसको लैंड रिफॉर्म्स कहा गया। हम इसमें ना लैंड सीलिंग को भी लिख सकते हैं। लैंड सीलिंग का मतलब क्या हुआ कि अ पर्सन शुड हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ द लैंड, और अगर उस व्यक्ति के पास गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब की गई जमीन से ज्यादा जमीन है तो गवर्नमेंट विल टेक ओवर टू दिस एंड उन लोगों को बांटेगी जो लैंडलेस हैं या जिनके पास जमीनें ज्यादा नहीं है। मतलब लैंड में या एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्वलाइजेशन के लिए सरकार ने लैंड सीलिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया था। इसके अलावा दूसरा रिफॉर्म कहलाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन। ये तो आपने 9-10 में पढ़ा होगा ना, वही वाला टॉपिक है कि सरकार ने मिड 60s के दौर में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज करके एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्शन है उसको ज्यादा बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाए थे। इसको भी 2 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। फेज 1 जो 1960s टू 1970s के दौर में रहा था, और फेज 2 जो 1970s से 1980s के दौर में रहा था। फेज 1 बेसिकली पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में था और इट वाज डिपेंडेंट मोस्टली ऑन द व्हीट एंड द राइस। और जो दूसरा दौर आया इसने इन 4 स्टेट्स के अलावा बाकी स्टेट्स को भी कवर किया और व्हीट और राइस के अलावा बाकी तरह की फसलों को भी इसने अपने अंडर में कवर किया और ग्रीन रेवोल्यूशन उन चीजों में लाई थी। इंडिया में जिनको द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है उनका नाम है मिस्टर M.S. स्वामीनाथन। हाँ, दोबारा सुन लो, मिस्टर M.S. स्वामीनाथन। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर। एज वी ऑल नो दैट ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ आल्सो। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए 1947 में भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के कंपेयर में पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाई। मतलब रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर was more vital as compared to private sector. Why it happened? Due to the 2 main reasons. First one is shortage of capital with the private sector. टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप, ये 2 मेन ग्रुप थे उस दौर में जो प्राइवेट सेक्टर का वाइटल रोल प्ले कर रहे थे। बाकी सारे सेक्टर्स के पास ड्यू टू लैक ऑफ मनी पब्लिक सेक्टर को यानी गवर्नमेंट को खुद आना पड़ा ताकि वो इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रोथ दे सके। सेकंड वन इज सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। एज वी ऑल नो गवर्नमेंट का हमेशा से मेन मोटिव क्या रहा है? सोशल वेलफेयर। अगर प्राइवेट सेक्टर आगे ज्यादा बढ़ेगा तो उसका मोटिव तो प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करना होगा ना, तो भारत के गरीब लोगों का भला कैसे हो पाएगा? तो सरकार के इन 2 मेन ऑब्जेक्टिव के कारण पब्लिक सेक्टर का रोल ज्यादा बढ़ गया था। इस रोल को और ज्यादा अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए भारत सरकार ने 1956 में IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, लिख लेना दोबारा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लॉन्च किया था। क्या था इसका मतलब? इसका मतलब था कि भारत की जितनी भी कंपनीज हैं उनको 3 शेड्यूल्स में बांटा गया। सबसे पहले शेड्यूल ए, इसमें 17 वो मेन कंपनीज रखी गई जो ओन्ड बाय द गवर्नमेंट थी, जैसे कि रेलवेज, आर्म्स, ऑटोमेक एनर्जी, डिफेंस एटसेट्रा। ये शेड्यूल ए में 17 कंपनीज है। शेड्यूल बी में 12 कंपनीज है, तो ये भी पब्लिक सेक्टर की, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें लेकिन इन 17 के अलावा बाकी टाइप की कंपनीज जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, स्टीलिंग, माइनिंग एटसेट्रा।
इसके अलावा बाकी जो कंपनीज बची ना वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई और शेड्यूल सी में सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को रखा गया। भारत सरकार ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ट्रेड पॉलिसी लॉन्च की। मतलब सरकार का मोटिव था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम जो विदेशों पर डिपेंडेंट हैं उसको रोक लगाई जाए। दो तरीके से रोका गया, एक है कोटा और एक है टैरिफ्स। कोटा का मतलब imposing the tax on the different goods what the government is purchasing from the rest of the world, and tariffs mean, sorry I take my words back, tariff का मतलब हुआ वो टैक्सेस जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है उन गुड्स पर जो विदेशों से इंपोर्ट किए जा रहे हैं, और कोटा का मतलब नॉन टैरिफ बैरियर्स इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, हाउ मच पीसेस या हाउ मेनी क्वांटिटी वी कैन बाय, वी कैन इंपोर्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार से आपका ये सेकंड चैप्टर इस वीडियो में वन शॉट में कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आया होगा। क्या करना है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, और डाउट हुआ हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मनीष सर डेफिनेटली आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। साथ पढ़ेंगे हम, साथ बढ़ेंगे।